मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED 4th सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि आपकी परीक्षा अति निकट है। तो छात्रों, पेपर में हिंदी का पेपर, हिंदी का प्रश्न पत्र ठीक उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार से 3rd सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में या 1st सेमेस्टर में दिया था। प्रश्नों की संख्या उतनी ही रहती है और वही 25 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तो स्वरूप तो उसका वही रहता है। प्रश्नों का स्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण किसने बताए हैं? इसके विकल्प हैं पतंजलि ने, पाणिनि ने, चरक ने या वाल्मीकि ने। तो इसका सही उत्तर है अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण महर्षि पाणिनि ने बताए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है श संयुक्त रूप है। यह संयुक्त वर्ण है, लेकिन इसमें कौन कौन से वर्णों को मिलाकर रूप दिया गया है? इसके विकल्प हैं का हलंत प्लस सा हलंत। इसके बाद दूसरा विकल्प है का प्लस सा, और तीसरा विकल्प है का प्लस सा षटकोण, और दा विकल्प है क प्लस सा षटकोण। तो इस प्रकार से ये 4 विकल्प हैं, लेकिन इसमें सही विकल्प पहला है का हलंत प्लस सा हलंत। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। दीनता के स्वर में बोलना किस बात का लक्षण है? इसके विकल्प हैं दोष का लक्षण, गुण का, बुद्धि का या ज्ञान का। तो ध्यान दीजिए कि दीनता के स्वर में बोलना दोष का लक्षण है। अगला प्रश्न है 4। यात्रा वृत्तांत के साहित्य की मान्य विधा के रूप में स्थापित करने वाला साहित्यकार कौन है? तो मित्रों, इसके विकल्प हैं अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या निराला। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्य को स्थापित करने वाले साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न 5 है वंदना के कितने रूप होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4 या 5। तो सही विकल्प है 2। वंदना के 2 रूप होते हैं। और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों प्रारंभ होते हैं। इसमें छठा प्रश्न है मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मित्रों, इसका उत्तर है कि प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानियों का संग्रह मानसरोवर पुस्तक में है। अगला प्रश्न 7। हिंदी की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है मित्रों, हिंदी की 4 विधाएं निबंध, नाटक, कहानी और जीवनी, ये प्रसिद्ध 4 विधाएं हैं। अन्य भी विधाएं हैं, लेकिन यहाँ 4 पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है 8। 8वें नंबर का प्रश्न निबंध कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों, निबंध 4 प्रकार के विद्वानों ने बताए हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक निबंध, 2 विवरणात्मक निबंध, नंबर 3 विचारात्मक निबंध और नंबर 5 भावात्मक निबंध। इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने अलग संख्या भी बताई है, लेकिन ये 4 प्रकार के प्रमुख रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों, पत्र 6 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 पारिवारिक पत्र, नंबर 2 सामाजिक पत्र, नंबर 3 व्यवसायिक पत्र, नंबर 4 संपादक के लिए पत्र, नंबर 5 आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र
और नंबर 6 सरकारी कार्यालयों के लिए ही पत्र। अगला प्रश्न है 10, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर है, मित्रों ध्यान दीजिए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न 11 है, हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इसका हिंदी में अर्थ पूछा गया है। मित्रों श्लोक है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो बसंत समोपायाते काका काका पिका पिका। इसका उत्तर है, इसका हिंदी में अर्थ लिखते हैं कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, फिर दोनों में क्या भेद है? मित्रों बसंत ऋतु आने पर कौवा और कोयल में अंतर स्वतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनकी बोली उस अंतर को प्रकट कर देती है। भाव यह है कि व्यक्ति की भाषा ही उसकी योग्यता एवं गुणों को व्यक्त कर देती है। तो मित्रों अपनी भाषा को व्यवस्थित रखें। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, संख्या के आधार पर 12वां प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित समझाइए। मित्रों इसका उत्तर देखने के लिए हमारा पुराना वीडियो जो संधि पर बनाया गया है उसको आप विस्तार से देखें और अध्ययन करें। अगला प्रश्न 13 है, तुलसीदास का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। उत्तर के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए भी हमारा वीडियो देखें। अभी कुछ ही दिन पूर्व तुलसीदास का विस्तार से जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में लिखा गया है पुराने वीडियो में। मित्रों विस्तार से वहीं अध्ययन करें। और अगला प्रश्न है 14, वंदना का क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार की होती है? गणेश वंदना का एक श्लोक भी लिखिए। मित्रों वंदना अपने इष्ट की पूजा है। सभी धर्मों के लोग अपने इष्ट को अपने इष्ट से अपनी भलाई के लिए निवेदन करते हैं, उसी को वंदना, पूजा, इबादत या प्रार्थना आदि कहते हैं। वंदना 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत वंदना और सामूहिक वंदना। चलिए आगे चलते हैं, गणेश वंदना का एक श्लोक लिखते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। मित्रों यह गणेश वंदना का श्लोक है और प्राय आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, कहानियों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए? मित्रों कहानियों का चुनाव करते समय बालक की आयु को ध्यान में रख करके करना चाहिए। यदि बालक 5 वर्ष का है तो उसे पशु पक्षी की कहानी सुनानी चाहिए। यदि बालक 8 या 9 वर्ष का है तो उसे परियों की कहानी सुनानी चाहिए। और इससे बड़ा है 11-12 वर्ष का है तो उस बालक के लिए यात्रा की कहानी या बहादुरी की कहानी सुनानी चाहिए। और बालक 14 वर्ष से भी बड़ा है या 14 वर्ष का है तो उसे जासूसी की कहानी उसके लिए होनी चाहिए। ध्यान रखें, यदि बालक 5 वर्ष का है और उसे जासूसी की कहानी सुनाई जाए तो वह नहीं समझ सकेगा। इसी प्रकार 15 वर्ष का बालक यदि पशु पक्षी की कहानी उसे सुनाई जाए तो उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए हम कहानी को आयु की दृष्टि से प्रस्तुत करें। दूसरा इसका लक्षण है कि कहानी की विषय वस्तु बालकों के वातावरण एवं निजी अनुभवों के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा, कहानी में
घृणा का भाव या मार काट की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक का हृदय अति कोमल होता है, उस पर इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, अगली विशेषता इसकी ये होनी चाहिए कि कहानी सुखांत होनी चाहिए। ध्यान रखें, कहीं ऐसा न हो आपकी कहानी सुनने के बाद बालक रोता ही रहे काफ़ी देर तक। तो अगला विशेषता इसकी है कि बालकों का मनोरंजन करने में कहानी पूर्ण समर्थ हो। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16, काव्य का स्वरूप किस प्रकार का होता है? मित्रों, काव्य का स्वरूप सौंदर्यमय होता है। उसके 4 प्रकार के सौंदर्य पाए जाते हैं। सबसे पहला है भाव सौंदर्य। कविता में भाव सौंदर्य इतना प्रबल होता है कि वह समा नहीं पाता और कविता के रूप में फूट पड़ता है। इसी प्रकार भाषा सौंदर्य, कवि बड़ी चतुराई से सुंदर शब्दों का चयन करता है, उसके शब्द स्वयं बोलने लगते हैं और उसकी लय सौंदर्यपूर्ण होती है। और तीसरा जो लक्षण है वो है कल्पना सौंदर्य का। कल्पना सौंदर्य में भी कवि अति कुशल होता है, इसीलिए कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस कल्पनाशीलता के कारण पाठक झूमने लगते हैं। और अगला विचार सौंदर्य, कवि के द्वारा सुंदर विचार प्रस्तुत किया जाता है। वह विचार लोक में ऐसा भ्रमण कराता है कि पाठक उसमें खो जाते हैं और उन्हें अपना विचार मानने लगते हैं और आनंद उठाते हैं। मित्रों, प्रश्न 17, प्रयागराज पर एक लेख संस्कृत में लिखना है और उसके लिए कम से कम 6 पंक्तियां होनी चाहिए। वैसे परीक्षा में 4 पंक्तियां ही पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। प्रयागराज पर, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्ट स्थानम् अस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रकष्ट कारणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जनः विगत कल्पसा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थम् अत्र महान सम्मर्दा भवति। मित्रों, ये आपका प्रश्न 17 जिसके 4 पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी प्रयाग विषय पर, या कोई अन्य निबंध के छोटा सा निबंध जो कि संस्कृत में लिखने के लिए आ सकता है। अगला प्रश्न है 18, पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है? फिर से देखें इस प्रश्न को, पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, समझा कर लिखिए। मित्रों, इसका उत्तर जानने के लिए भी हमारा पुराना वीडियो देखें। पाठ्य पुस्तक पर विस्तार से उसमें प्रस्तुतिकरण किया गया है, देखें। और आज का यह मॉडल पेपर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप